Hello everyone, today we are going to cover from the subject RCD, Resolution of Corporate Dispute, Non-Compliance and its Remedies, the chapter 8, Crisis Management and Risk Liability and Mitigation। इस चैप्टर में मेनली यही सब चीज़ें जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। क्राइसिस मैनेजमेंट, प्रोफेशनल लाइबिलिटी, DNO पॉलिसी, अदर रिस्क, ERM, ESG एंड साइबर सिक्योरिटी रिस्क, इस सबको कवर करेंगे और हमारा चैप्टर फिनिश ऑफ हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। क्राइसिस मैनेजमेंट क्या है उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज़ एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट to organization and its stakeholders and adoption of methods to deal with the threats। ये एक आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस मैनेजमेंट का मतलब होता है कि थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करो जो कि ऑर्गेनाइजेशन और स्टेक होल्डर्स के लिए थ्रेट है, अडॉप्ट करो ऐसे मेथड जो कि हम उस थ्रेट्स को डील कर सकें। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद डिस्ट्रप्टिव एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स दैट थ्रेटन्स टू हार्म द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स स्टेक होल्डर। एक ऐसा प्रोसेस है जो डील करता है एक ऐसे अनएक्सपेक्टेड और डिस्ट्रप्टिव इवेंट्स से जो थ्रेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को और उसके स्टेक होल्डर्स को। मतलब अनफॉरेनसीन और अनएक्सपेक्टेड ऐसे थ्रेट्स जो आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन या फिर उसके स्टेक होल्डर्स पे, तो कंपनी कैसे उसको मिटिगेट करती है, कैसे उसको हैंडल करती है, ये सारी प्रोसेस को हम क्राइसिस मैनेजमेंट कहते हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट इज नॉट नेसेसरली सेम एज रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट जैसा क्राइसिस मैनेजमेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इन रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग इज डन फ्रॉम बिगनिंग टू अवॉइड रिस्क। रिस्क मैनेजमेंट शुरुआत से होता है और क्राइसिस मैनेजमेंट तब की जाती है जब क्राइसिस हैपन हो गया हो। दैट्स द सिंपल रीजन। तो रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग इज डन फ्रॉम बिगनिंग टू अवॉइड रिस्क, इट्स मोर प्रोएक्टिव, वेदर एज क्राइसिस मैनेजमेंट ऑन द अदर हैंड इज अ रिएक्टिव स्ट्रैटेजी टू मिनिमाइज द हार्म कॉज्ड बाय थ्रेट दैट हैज ऑलरेडी अकर्ड। अब आते हैं टाइप्स ऑफ क्राइसिस में। इसमें मेनली 10 क्राइसिस को हमने डिफाइन किया है। इसके एक्रोनिम है TCS, SM, ब्राउन, और इससे हम सारा कवर करेंगे फटाफट। तो लेट्स बिगिन। टेक्नोलॉजिकल क्राइसिस, जो टेक्नोलॉजिकल के थ्रू क्राइसिस अराइजेस ड्यू टू फेलियर ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक मशीनरी ब्रेकडाउन और ऑब्सोल्यूट। फिर आता है कन्फ्रंटेशन क्राइसिस। इसमें आते हैं एम्प्लॉय फाइट अमंग्स ईच अदर। कन्फ्रंटेशन क्राइसिस का मतलब एक तरह से होता है कंपनी के अंदर थोड़ा सा वो हो जाना, लड़ाई हो जाना, या फिर किसी तरह से एम्प्लॉयज़ अगेंस्ट चले जाएं रूल्स और नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए। एम्प्लॉय फाइट अमंग ईच अदर, डिसओबे सुपीरियर एंड गोज ऑन स्ट्राइक, और इंटरनल डिस्ट्रीब्यूट्स लाइक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इनएफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये होता है कन्फ्रंटेशन क्राइसिस। फिर आता है सडन क्राइसिस। सडन क्राइसिस का मतलब इसके नेम सजेस्ट कर रहा है अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस लाइक डेटा हैक। स्मॉल्डरिंग क्राइसिस लाइक स्मॉल इशूज बीइंग नेग्लेक्टेड लीड टू लार्जर क्राइसिस। स्मॉल्डरिंग क्राइसिस का मतलब होता है जो छोटे इशूज जो नेग्लेक्ट किए जाते हैं वो जाकर जब बड़ा रूप ले लेते हैं उसको स्मॉल्डरिंग क्राइसिस बोलते हैं। नाउ बैंक्रप्सी क्राइसिस, इनएबिलिटी टू पे क्रेडिटर्स ड्यू टू मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स। वही है कि इंसॉल्वेंट हो जाना, उसको बैंक्रप्सी कहते हैं। इनएबिलिटी टू पे क्रेडिटर्स ड्यू टू मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स को गलत तरीके से मिसमैनेज किया, इस वजह से इनेबल होगा क्रेडिटर्स को उसका अमाउंट पे करने में। फिर आता है मेलेवोलेंस। मेलेवोलेंस का मतलब होता है इल मोटिव या साजिश रचना, एक तरह से फिरौती होती है। व्हेन एम्प्लॉय टेक पार्ट इन क्रिमिनल एक्टिविटीज लाइक किडनैपिंग और कंपनीज ऑफिशियल्स फॉर मनी। जब एम्प्लॉय क्रिमिनल एक्टिविटी में पार्ट लेना पड़ता है और किडनैपिंग नहीं लगता है कंपनी के ऑफिशियल को फॉर मनी के लिए, एक तरह से फिरौती होता है, मेलेवोलेंस कहते हैं। रूमर्स, व्हेन अनवांटेड रूमर्स इज स्प्रेड ड्यू टू डैमेज रेपुटेशन ऑफ कंपनी। रूमर्स निकलना जिसकी वजह से कंपनी का रेपुटेशन डैमेज हो। ऑर्गेनाइजेशन मिसडीड। ऑर्गेनाइजेशन मिसडीड में आता है स्क्वीड मैनेजमेंट पॉलिसी, व्हेन मैनेजमेंट सेक्रीफाइस लार्जर गोल्स टू शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। जब मैनेजमेंट बड़े गोल्स को छोड़ के शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पे नोटिस करने पड़ता है उसको स्क्वीड मैनेजमेंट पॉलिसी बोलते हैं। डिसेप्शन, मैनेजमेंट पर्पसली टैम्पर्स डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। डिसेप्शन करना, जानबूझ के टैम्पर करना डेटा इन्फॉर्मेशन। मिसकंडक्ट, मैनेजमेंट एक्सेप्ट ब्राइब को एक्सेप्ट करना वो मिसकंडक्ट है। फिर आता है वर्कप्लेस वायलेंस। वर्कप्लेस वायलेंस में होता है व्हेन एम्प्लॉय बीट अप अदर एम्प्लॉय ऑन देयर बॉस। वर्कप्लेस वायलेंस हो जाना। फिर आता है नेचुरल क्राइसिस, जो नेचुरल कैलामिटीज के थ्रू होती हैं, ड्यू टू नेचुरल फैक्टर्स लाइक अर्थक्वेक्स व्हिच आर अनकंट्रोलेबल। नाउ इसकी कुछ केस स्टडीज हैं जो हमें मॉड्यूल रेफर करनी पड़ेंगी, जिसमें 9 केस स्टडीज हैं जो हमें मॉड्यूल देखना पड़ेगा। नाउ कम्स टू आवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस। प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस क्या होती है, मैं इसको आपको क्विक रिकैप दे रही हूँ कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं लाइक अकाउंटेंट, लॉयर, फिजिशियन, CS, हम लोग जैसे जो लोग होते हैं उनको प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस दी जाती है ताकि वो फर्दर अगर वो फर्दर किसी लिटिगेशन में फंस रहे हैं या फिर अपने क्लाइंट के थ्रू अगर वो किसी लिटिगेशन में फंस रहे हैं तो उनको उस चीज़ का इंश्योरेंस दिलवाना, ताकि वो आगे जाके लीगल डैमेजेस या फिर लीगल फीस को है उस इंश्योरेंस के थ्रू पे ऑफ कर सकें। तो ये है, इट प्रोटेक्ट्स प्रोफेशनल्स सच एज लॉयर्स, फिजिशियन, अकाउंटेंट्स अगेंस्ट नेग्लिजेंस एंड अदर लायबिलिटी क्लेम्स इनिशिएटेड बाय देयर क्लाइंट। उनके क्लाइंट्स के द्वारा जो लिटिगेशंस इनिशिएट की जाती हैं अगेंस्ट उनके नेग्लिजेंस या फिर कोई अदर लायबिलिटी के, तो उसके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने को प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस कहते हैं। इट मे हैव डिफरेंट नेम इन डिफरेंट प्रोफेशन। इनका अलग अलग नेम होता है अलग प्रोफेशन में, लाइक मेडिकल मैल प्रैक्टिसेस इंश्योरेंस इन मेडिकल इंडस्ट्री, एरर एंड ओमिशन इंश्योरेंस इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री। हाउ प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस वर्क। अब ये वर्क कैसे करता है, दे कवर क्लेम अगेंस्ट आउट ऑफ नेग्लिजेंसी और कॉन्ट्रैक्चुअल ब्रीच। या तो कॉन्ट्रैक्चुअल ब्रीच हुआ हो उस प्रोफेशनल के द्वारा या तो कोई नेग्लिजेंट वर्क हो गया हो, उस क्लेम को वो कवर करता है। दे कवर लीगल कॉस्ट ऑल्सो, ये लीगल कॉस्ट भी कवर करते हैं। दे ऑल्सो क्लेम विच आर मेड ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड आर कवर्ड
ये वो भी क्लेम्स को कवर करते हैं जो पॉलिसी पीरियड में दिया गया हो। कवरेज डज नॉट इंक्लूड क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, ये क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन को कवर नहीं करते हैं फॉर श्योर, लेकिन आपकी नेग्लिजेंसी और कॉन्ट्रैक्चुअल ब्रीच में से जो भी क्लेम अराइज हो रही है उसको ये कवर करते हैं। अब आता है जनरल लायबिलिटी इंश्योरेंस और प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस में डिफरेंस क्या होता है। बेसिक डिफरेंस है, जनरल लायबिलिटी इंश्योरेंस फॉर जनरल पर्पस होता है एंड प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होता है। तो इन दिस टाइप ऑफ इंश्योरेंस जनरल लॉसेस दैट टेक प्लेस इन बिजनेस आर कवर्ड लाइक bodily harm to commercial premises, damages to any property, defamation suit filed on business. While professional liability insurance क्या होता है, it covers specific type of claim arising out of providing negligent service, breach of contract, providing incomplete work या फिर make mistake. General liability insurance is not related to skill and care not being exercised properly. ये skill and care से relate नहीं करता है, जबकि professional liability insurance is related to skill and care which professional fail to exercise properly. General liability insurance में physical damage covered होते हैं, for example loss of finished good or stock, और professional liability insurance में सिर्फ financial damages होते हैं that professional pays on being sued by his client is covered. जनरल लायबिलिटी इंश्योरेंस एक ब्रॉडर पॉलिसी है और प्रोफेशनल लायबिलिटी एक नैरोअर है। जनरल लायबिलिटी इंश्योरेंस टेकन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। जनरल लायबिलिटी इंश्योरेंस का प्रीमियम अमाउंट थोड़ा लेस होता है और ऑब्वियस सी बात है प्रोफेशनल लायबिलिटी का इंश्योरेंस का प्रीमियम मोर होता है। अब आता है प्रोफेशनल आइडेमनिटी इंश्योरेंस। प्रोफेशनल आइडेमनिटी इंश्योरेंस उनके लिए होता है जो सिर्फ एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करा देते हैं, who indulge in advisory services only. It is a type of insurance taken by the organization which are indulged in providing advisory service to their clients. It covers claim made by the clients who suffered loss on acting upon the advice. इसका कहने का मतलब ये है कि प्रोफेशनल आइडेमनिटी इंश्योरेंस सिर्फ एडवाइजरी सर्विस देने वालों को ही मतलब मिलता है और ये वो क्लेम्स को कवर करता है जो क्लाइंट्स ने सफ़र किया है उनकी एडवाइस लेने के बाद। अगर वो किसी एडवाइजरी सर्विसेज से एडवाइस लेते हैं और उनको वो एडवाइस से उनको कोई लॉस होता है तो उस लॉस का कवर ये प्रोफेशनल आइडेमनिटी इंश्योरेंस एडवाइजरी सर्विसेज को देती है। सच अ पॉलिसी इज टेकन बाय द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बिजनेस एंड इंडिविजुअल। ये सब लोग कहते हैं प्रोफेशनल आइडेमनिटी इंश्योरेंस ले सकते हैं, लाइक ब्रोकर, एजेंट, लैंडस्केप इंजीनियर, आर्किटेक्ट, नोटरी पब्लिक, रियल एस्टेट एजेंट एंड इंश्योरेंस एजेंट। ये सब प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस लेते हैं जो कि एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। नाउ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्लेम्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रोफेशनल आइडेमनिटी इंश्योरेंस। ये सारे लोग एक्सक्लूडेड हैं प्रोफेशनल आइडेमनिटी इंश्योरेंस से, लाइक contractual liability, bankruptसी of insured, claims arising out of warranty and claims arising out of damage to environment. ये सब लोग प्रोफेशनल आइडेंटिटी इंश्योरेंस में कवर नहीं होते हैं। अब ये 3 क्वेश्चंस के आंसर्स हम आगे पढ़ेंगे। वो क्वेश्चन है कि फैक्टर्स टू बी कंसीडर बिफोर डीएनओ पॉलिसी आ गया, पहले हम डीएनओ पॉलिसी को जान लें। ओके, फर्स्ट learn about what is DNO policy, director and office policy, director and officers insurance policy। ये DNO policy डायरेक्टर और ऑफिसर्स के लिए बनाए गए हैं फॉर ऑफ अ कंपनी। डायरेक्टर्स लायबिलिटीज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। डायरेक्टर की 2 लायबिलिटी होती है, डायरेक्टर्स की लायबिलिटी अंडर कंपनीज एक्ट एंड लायबिलिटी अंडर इंडियन स्टैट्यूट। तो DNO लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी इज अ कवरेज इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रॉम पर्सनल लॉस इफ दे आर सू एज अ रिजल्ट ऑफ सर्विंग एज अ, मतलब ये एक DNO इंश्योरेंस पॉलिसी एक इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करती है उसके पर्सनल लॉसेस से, मतलब उसके पर्सनल एसेट या फिर उसकी पर्सनल चीज़ों को प्रोटेक्ट करती है जो कि कोई बंदा अगर उसको सू करता है, अगर उसने एज अ डायरेक्टर और ऑफिसर में किसी कंपनी, एक तरह से समझिए कोई डायरेक्टर और ऑफिस कहीं काम कर रहा हो और अगर उसका ऐसा कोई काम हो जो ब्रीच किया हो किसी वजह से और कोई क्लाइंट या फिर कोई भी मेंबर ऑफ द कंपनी उस पर अगर सू करता है तो डायरेक्टर DNO पॉलिसी लेने के बाद उसकी पर्सनल लायबिलिटी डायरेक्टर्स की कोई नहीं क्लेम कर सकता, उसको प्रोटेक्ट करता है DNO पॉलिसी डायरेक्टर ऑफिसर्स के पर्सनल एसेट्स को प्रोटेक्ट करता है। इज अ कवरेज इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रॉम पर्सनल लॉसेस इफ दे आर सूड एज अ रिजल्ट ऑफ सर्विंग एज अ डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ द कंपनी। इट ऑल्सो कवर लीगल फीस, ये भी लीगल फीस को कवर करता है, लाइक प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस दैट ऑर्गेनाइजेशन में अकर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सच सूट एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 60 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ऑफिसर इन डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, होल्ड एंड डायरेक्टर KMP ऑफिसर इन डिफॉल्ट हो सकते हैं। इफ नो KMP, अगर कोई KMP नहीं है, मतलब ऑफिसर इन डिफॉल्ट में कौन कौन आ सकता है, होल्ड एंड डायरेक्टर आ सकता है, KMP आ सकता है। और अगर KMP नहीं है देन डायरेक्टर ऑथराइज बाय BOD ऑन दिस बिहाफ हु गेव हिज कंसेंट। नहीं तो अगर KMP नहीं है तो जो BOD ने जिस डायरेक्टर को ऑथराइज किया है वो उसका कंसेंट मिला हो। और इफ नो सच डायरेक्टर, अगर कोई ऐसा डायरेक्टर नहीं है देन ऑल द डायरेक्टर्स पर्सन इमीडिएटली बिलो द लेवल ऑफ BOD और KMP ऑथराइज टू मेंटेन डिस्ट्रीब्यूट एंड फाइल अकाउंट्स बिलो द रैंक ऑफ BOD एंड KMP। फिर आता है एनी पर्सन एज पर हुज एडवाइस इंस्ट्रक्शन BOD, और ऐसा कोई पर्सन जिसके एडवाइस और इंस्ट्रक्शन से BOD काम करता है in accustomed to act and other than advise in professional capacity. Directors aware of contravention, डायरेक्टर उस contravention के बारे में जानता हो। In case of share of issue and transfer, then share transfer agent, merger banker, registrar to an issue। ये लोग ऑफिसर इन डिफॉल्ट में आ जाएंगे अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 60 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। फिर आता है, अब हम अदर रिस्क मिटिगेशन अप्रोचेस के पहले DNO पॉलिसी के बारे में और जानेंगे। DNO पॉलिसी में आता है फैक्टर्स टू बी कंसीडर बिफोर टेकिंग DNO पॉलिसी। DNO पॉलिसी लेने के पहले हमें कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ता है। 10 थिंग्स अ डायरेक्टर शुड बी कन्वर्जेंट अबाउट हिज और हर DNO पॉलिसी। 10 चीज़ के बारे में डायरेक्टर या ऑफिसर्स को उसको पता होना चाहिए अपने DNO पॉलिसी के बारे में। क्या पता होना चाहिए कि हाउ मच इंश्योरेंस डू वी हैव एंड हाउ मच डू वन नीड, मतलब
कितना इंश्योरेंस उसके पास है, उसको कितना उसकी ज़रूरत है। हु शेयर द इंश्योरेंस पॉलिसी, उसके साथ और कौन शेयर कर रहा है वो इंश्योरेंस पॉलिसी। व्हेन द कवरेज ट्रिगर्ड, कब ये कवरेज ट्रिगर्ड होगा, मतलब अगर कोई ऐसे लिटिगेशन में वो फंस जाते हैं तो वो कवरेज उसकी कितनी होगी, उसकी मतलब कितने अमाउंट तक की उसकी कवरेज ट्रिगर्ड होगी। व्हाट कवर्ड अंडर डीएनओ पॉलिसी, क्या क्या डीएनओ पॉलिसी में कवर्ड है, मतलब कौन कौन से लिटिगेशन कवर्ड है। हु आर इंश्योरेंस, कौन उसके इंश्योरेंस है, इंश्योरर्स। हाउ डू द अदर इंश्योरेंस इम्पैक्ट कवरेज, कैसे कोई अदर इंश्योरेंस उसके कवरेज को इम्पैक्ट करेगा। व्हाट इज नॉट कवर्ड, क्या क्या नहीं कवर्ड है, ये ऑब्वियसली जाना पड़ेगा। हाउ टू प्रोटेक्ट इन अ क्राइसिस, कैसे एक क्राइसिस में प्रोटेक्ट करेगा। हाउ इज साइड ए इंश्योरेंस एंड वाई इट इज नीडेड, साइड ए इंश्योरेंस क्या है और उसकी जरूरत क्यों है। व्हाट इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंश्योरेंस, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का इंश्योरेंस भी अलग होता है डीएनओ पॉलिसी में कहें तो। नॉट डिस्कस अबाउट द कवरेज ऑफ डीएनओ पॉलिसी, मैंने गलत कर दिया है, इसका यहाँ होगा और इसका यहाँ होगा। डिस्कस अबाउट द कवरेज ऑफ डीएनओ पॉलिसी, कवरेज डीएनओ पॉलिसी क्या होती है, डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर लायबिलिटी इंश्योरेंस में ये उसकी कवरेज होती है। वो है कवर्स एनी लॉस और डैमेज टू कंपनी, जो कंपनी को लॉस और डैमेज कर रहा है वो मिस्टेकनली टेकन बाय डायरेक्टर और ऑफिसर अंडर एमओए एंड एओए, जो भी गलती से डायरेक्टर और ऑफिसर से एमओए और एओ मतलब मेमोरेंडम आर्टिकल्स में कुछ भी मिस्टेकली अगर कुछ हुआ है डायरेक्टर ऑफिसर की तरफ से, जो कंपनी को लॉस हो रहा है उसको कवर करता है। लॉस एंड डैमेज टू डायरेक्टर, जो डायरेक्टर को लॉस एंड डैमेज हो रहा है ड्यू टू रॉन्गफुल एक्ट इन देयर कैपेसिटी, उससे कवर करता है, मतलब कंपनी के लॉस को और डायरेक्टर के लॉस को। फिर आइडेंटिटी टू लीगल हेयर, उसके डायरेक्टर और ऑफिसर के लीगल, अगर डायरेक्टर और ऑफिसर इंसॉल्वेंट बनता है तो उसके लीगल हेयर को प्रोटेक्ट करता है। ये नहीं कि डायरेक्टर ऑफिसर अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो चले उसके लीगल हेयर से मतलब मनी को कवर अप करने या फिर उससे लेने, तो लीगल हेयर को बचाता है, डायरेक्टर के लॉस और डैमेज को बचाता है, कंपनी के लॉस एंड डैमेज को बचाता है। एंड कवर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंपनी शेयर होल्डर्स फॉर क्लेम अगेंस्ट देम एंड लीगली ऑब्लाइज्ड टू पे एज पर कोर्ट डिस्क्रिप्शन। कवर करता है एक्सपेंसेस जो कि शेयर होल्डर्स के द्वारा कंपनी पे एलिगेशन लगाने के बाद हुआ है। फॉर क्लेम अगेंस्ट देम एंड लीगली ऑब्लाइज्ड टू पे एज पर कोर्ट डिस्क्रिप्शन, मतलब अगर कोई शेयर होल्डर्स कंपनी के खिलाफ कोई केस करता है और कोर्ट के डिस्क्रिप्शन से वो कंपनी लीगली ऑब्लाइज्ड है वो उस एक्सपेंस को पे करने के लिए, तो वो एक्सपेंसेस भी कवर्ड है। एंड कवर लीगल एक्सपेंडिचर अराइजिंग आउट ऑफ प्रोसिक्यूशन, और जो भी लीगल एक्सपेंडिचर्स मतलब जो भी लॉ सूट में लॉयर्स के जो भी लीगल एक्सपेंडिचर होंगे उसको भी कवर करता है। अदर्स में आता है मैनेजमेंट लायबिलिटी को, मैनेजमेंट आइडेंटिफिकेशन को, मतलब वही सब चीज़ को इसमें फिर दे दिया है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टरशिप लायबिलिटी है, फिर स्पाउस लायबिलिटी एक्सटेंशन है, मतलब तुम्हारे स्पाउस की भी मतलब इंश्योरिटी दिलाता है कि उसे इंश्योर करेगा, मतलब उस पे नहीं, मतलब कि तुम्हारे डिफॉल्ट मतलब जो तुम्हें तो कवर कर रहा है, बाकी तुम्हारी लीगल है और तुम्हारे स्पाउस को भी कवर करता है। स्टेट एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव और डिस्ट्रिक्ट इंडिविजुअल कवर फॉर क्रिएशन एंड एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी कंपनीज, मतलब अगर कोई कंपनी डिफॉल्ट करती है तो कवर करती है कि वो किसकी सब्सिडरी कंपनी को ना कवर मतलब कि टेक ओवर कर ले, मतलब टेक ओवर करना तो उससे ना रिसीव करने लगे। फिर ना व्हाई शुड कंपनी हैव डीएनओ पॉलिसी, अब डीएनओ पॉलिसी क्यों होनी चाहिए, तो उसके टॉप रीजंस दिए हुए हैं। टॉप रीजंस टू बाय डीएनओ इंश्योरेंस आर एज फॉलोज, क्यों डीएनओ पॉलिसी होनी चाहिए। तो पर्सनल एसेट्स ऑफ डायरेक्टर्स आर एट रिस्क, क्योंकि डायरेक्टर्स के पर्सनल एसेट्स रिस्क में होते हैं और डीएनओ पॉलिसी उसके पर्सनल एसेट्स का भी कवर लेता है। डिफेंडिंग अ लीगल एक्शन इज एन एक्सपेंसिव अफेयर, एक लीगल एक्शन को डिफेंड करना एक एक्सपेंसिव अफेयर है और जो कि डीएनओ पॉलिसी उसको भी कवर करता है। इन्वेस्टर कैन फाइल अ केस अगेंस्ट यू, कोई भी इन्वेस्टर किसी भी डायरेक्टर और ऑफिसर्स के अगेंस्ट कोई केस फाइल कर सकते हैं, तो उसको तो लिटिगेशन में जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो उसके अगेंस्ट उसको कवर करता है। एम्प्लॉय कैन सू डायरेक्टर्स, कस्टमर कैन टेक लीगल एक्शन, इंक्वायरी इन्वेस्टर एम्प्लॉय कस्टमर एक सही पॉइंट है। इंक्वायरी इनिशिएटेड बाय रेगुलेटरी अथॉरिटीज इन केस ऑफ बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी, ये भी हमने पढ़ा, अगर बैंकरप्सी इंसॉल्वेंसी होती है तो डायरेक्टर्स को उसके लॉस और डैमेज हो जाता है और उसकी लीगल है और स्पाउस को भी जाता है। हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग टैलेंट, डीएनओ क्लेम्स आर नॉट कवर्ड अंडर एनी अदर पॉलिसी एंड उस सबको भी लेता है जो कोई अदर पॉलिसी में ना हो। डायरेक्टर्स एक्सपेक्टेड टू वर्क विद द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स, डायरेक्टर्स से एक्सपेक्टेशन रहती है कि वो ये अटमोस्ट डू एंड केयर देखे, ड्यूटी ऑफ लॉयल्टी रखे, ड्यूटी ऑफ ओबीडियंस रखे, तो इतना उसे वर्क करना पड़ेगा और डीएनओ पॉलिसी में ये सब होते हैं। नाउ कम द नेक्स्ट टॉपिक विच इज अदर रिस्क मिटिगेशन अप्रोचेस, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन चलिए देख लेते हैं। अदर रिस्क मिटिगेशन अप्रोचेस में आता है रिस्क ओवरसाइट फंक्शन ऑफ द बीओडी ग्लोबल सिनेरियो में बीओडी का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्क ओवरसाइट फंक्शंस क्या होता है। ये एक फिड्यूशियरी ड्यूटी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टू मैनेज द रिस्क इन कंपनी फेलिंग विच दे शैल बी लाइबल, मतलब ये बोर्ड की फिड्यूशियरी ड्यूटी है कि वो मैनेज करे रिस्क को, अगर वो नहीं करते हैं तो वो लाइबल हो जाते हैं। हेल्ड इन द केस ऑफ सिटी ग्रुप इन शेयर होल्डर्स डेरिवेटिव लिटिगेशन इन विच प्लेंटिफ एग्लेड, जिसमें प्लेंटिफ ने एलीज किया दैट डायरेक्टर्स फेल टू कंट्रोल द रिस्क एंड गिव लोन्स विदाउट एडुकेट मॉर्टगेज एंड was dismissed by the court on the grounds that the credit default risk in 2009 was systematic risk and board was not at fault, मतलब डायरेक्टर्स मतलब प्लेंटिफ ने ये एलिज किया कि डायरेक्टर्स ने फेल किया कंट्रोल करना रिस्क को और उसने बिना एडवोकेट मॉर्गेज के लोन्स प्रोवाइड किया है। कोर्ट ने ये ग्राउंड्स किया कि जो भी रिस्क लिया गया था वो एक सिस्टमैटिक रिस्क था और बोर्ड जो है वो फॉल्ट नहीं है। लॉज एंड रेगुलेशन इन इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में क्या है, लॉज एंड डॉट फ्रैंक वॉल स्ट्रीट रिफॉर्म एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मेड इट मैंडेटरी फॉर बैंकिंग कंपनीज विद नेट एसेट, मतलब ये पॉइंट टू बस लर्न करने वाला है। डेट डॉट फ्रैंक ये वाले में हुआ था ये कि मैंडेटरी है बैंकिंग कंपनीज के लिए कि उसका अगर एसेट साइड 10 बिलियंस का है अनदर एनबीएफसी टू हैव रिस्क कमिटी, जिस भी बैंकिंग कंपनी का
जिस भी बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी का 10 बिलियन डॉलर का एसेट साइड है उसको एक रिस्क कमेटी बनानी है। सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ यूएसए, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ यूएसए, द सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर ऑफ यूएसए मेड इट मैंडेटरी फॉर कंपनी टू डिस्क्लोज, कंपनी के लिए मैंडेटरी कर दिया है टू डिस्क्लोज करना रिस्क फैक्टर डिस्क्लोज इन कंसाइज मैनर, शॉर्ट फॉर्मेट में हमें रिस्क फैक्टर डिस्क्लोज करना है। फैक्टर्स दैट मेक इन्वेस्टमेंट इन कंपनी स्पेकुलेटिव एंड रिस्की, हमको ये दिखाना होगा कि कंपनी ने कहा जो भी इन्वेस्टमेंट स्पेकुलेटिव और रिस्की किया है वो भी हमको शो करना है। बोर्ड रोल्स इन रिस्क ओवरसाइट, और बोर्ड का क्या रोल था रिस्क ओवरसाइट में। Foreign Corrupt Practices Act 1977 FCPA, government official will be punished if guilty of taking bribe. This reduces the risk of corrupt practices. गवर्नमेंट ऑफिशियल को पनिश किया जाएगा, गवर्नमेंट ऑफिशियल पनिश करेंगे अगर गिल्टी हुआ तुमने ब्राइब लेते हुए। ये रिस्क को कम करता है, रिस्क ऑफ करेक्ट प्रैक्टिसेस। नाउ रिकमेंडेशन फ्रॉम इंप्रूविंग रिस्क ओवरसाइट, कुछ रिकमेंडेशन है। एन इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम शुड बी कंप्राइज ऑफ फॉलोइंग मेजर, ये सारे मेजर्स होने चाहिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मटेरियल रिस्क, इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, टेकिंग बिजनेस डिसीजन आफ्टर इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क इन्वॉल्व, इंश्योरिंग एडवोकेट इन्फॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम सीनियर मैनेजमेंट टू डायरेक्टर्स। मटेरियल रिस्क आइडेंटिफाई करो, इंप्लीमेंट करो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, बिजनेस डिसीजन और इवैल्यूएशन करो रिस्क का, एंड एडवोकेट इन्फॉर्मेशन फ्लो करो फ्रॉम सीनियर टू डायरेक्टर। फॉलोइंग आर मोर मेजर्स टू इंप्रूव रिस्क मैनेजमेंट ओवरसाइट। रिव्यू द मैनेजमेंट कंपनीज रिस्क एपेटाइट देखो, क्लियर फ्रेमवर्क हो, कैन सी यू हेल्ड लाइबल, आइडेंटिफाई द कैटेगरीज ऑफ रिस्क, मेजर द रिस्क, आइडेंटिफाई मटेरियल रिस्क मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटेशन, एंड रिव्यू द मैनेजमेंट ऑफ फ्लो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सीनियर मैनेजमेंट एंड डायरेक्टर्स। Now, special consideration to manage cyber security risk. Identify the crown jewels like critical data of the company. पहले तो crown jewels मतलब critical data of company को identify करो. Ensure that the actionable cyber incident response plan is in place. एक incident response plan होना चाहिए. Ensure that offsite and backup data is properly maintained. एक backup data offsite properly maintained होना चाहिए. Ensure that the proper authorization are in place. Authorization जिसकी जहाँ पे है वो are in place हो. Ensure that companies legal personnel are aware about the technology. उनको technology के बारे में obvious पता हो. Cyber security risk को ऐसे बनाया जाता है. फिर आता है ESG, environment, social and governance risk. Special consideration to manage ESG. Identify the company specific risk of environment liability, consumer protection liability, and labor law liability. Mitigate the identified risk. BOD should review the management, the policies. BOD should review with management the policies and procedure to identify and mitigate the ESG risk. बोर्ड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उसकी मैनेजमेंट पॉलिसी के साथ और उसको मिटिगेट करना पड़ेगा एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस रिस्क को। डिस्क्लोज इज ESG लाइबिलिटी इन बोर्ड रिपोर्ट, उसको अपनी ESG लाइबिलिटी बोर्ड रिपोर्ट में शो करनी पड़ेगी। नाउ कम्स द ERM, रिस्क मैनेजमेंट अप्रोचेस टू एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। Risk management, also known as enterprise risk management, is a systematic and holistic approach. एक systematic और holistic approach है to address various types of risk, whether operational, financial, non-financial and comprehensive manner. मतलब एक systematic और holistic approach है तो find out करना operational, financial, non-financial risk को in a comprehensive manner. इसको स्पॉन्सर करता है कॉस्को, कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेडवे कमीशंस। प्रेजेंट्स करते हैं कॉस्को 8 एलिमेंट्स ऑफ ERM, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट का 8 एलिमेंट्स हैं। इंटरनल एनवायरमेंट चेक करना है, इवेंट आइडेंटिफिकेशन करना, रिस्क रिस्पॉन्ड करना, मॉनिटरिंग करना, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोलिंग एक्टिविटीज एंड इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। सिग्निफिकेंस ऑफ ERM का सिग्निफिकेंस क्या है? वैल्यू क्रिएट करना और अवॉइडिंग करना वैल्यू डिस्ट्रक्शन। ERM can improve success rate of business and give competitive advantage. ये वैल्यू क्रिएट करता है। फिर आता है अवॉइडिंग वैल्यू डिस्ट्रक्शन, प्रोटेक्ट शेयर होल्डर्स एंड अदर इन्वेस्टर्स वेल्थ फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फेलियर इन आइडेंटिफाई रिस्क टाइमली। मतलब पूरी इंटरप्राइज के रिस्क को मैनेज करने से वैल्यू क्रिएशन होता है। दूसरा किसी रिस्क से अगर किसी रिस्क से शेयर होल्डर का पैसा जा रहा है तो उसे प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट द शेयर होल्डर्स एंड अदर इन्वेस्टर्स वेल्थ फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फेलियर इन आइडेंटिफाइंग रिस्क टाइमली। Now the corporate governance and risk management role of the BOD. Corporate governance risk management में क्या रोल होता है BOD का? Challenges that BOD faces in implementing the effective ERM, वो challenges क्या है? Effective linking risk and strategy may not always be possible due to changing environment. Changing environment की वजह से effective linking नहीं हो पाता है risk और strategy का. Implementing cost effective risk management strategy may not be possible for small and medium company. Small और medium company के लिए cost effective risk management strategy नहीं हो पाती है. Addressing all major areas of risk is a big challenge. सारे areas को risk check करना एक big challenge है. And mitigation new risk like terror, corruption, etc. ये सारे challenges हैं to implement a enterprise risk management. Enhancing board risk management role as per COSCO. Enhance करना board risk को. Understanding company risk philosophy, that is procedure for identifying risk and action taken when material risk arises. Quality and type of risk related information given in BOD. Company risk management function and report from internal and external reports related to risk management. तो ये एक read out है, बस एक go through है, ये last वाला other risk mitigation approaches में. बाकी इसमें इंपॉर्टेंट था हमारा क्राइसिस मैनेजमेंट, प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस, प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस, DNO पॉलिसी, ERM, ESG एंड साइबर सिक्योरिटी रिस्क. सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर 8 of the RCD. Link to the notes is in the description below. Like this video, share and subscribe to my channel for more content like this, and thank you.